वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। 2024 की चुनावी गहमागहमी देश भर में बढ़ी हुई है, लेकिन दिल्ली में कुछ ज्यादा है। कारण ये है कि तो चुनाव है और दूसरा शराब घोटाले को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई चल रही है। बीजेपी ने अपनी सभी 7 सीटों के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और इसमें सिर्फ एक जो उम्मीदवार है वो पुराना सांसद है, बाकी 6 बदल दिए। बदले हुए नामों में जिस नाम को लेकर के लोग हैरत में आया, जिस नाम ने सबसे ज्यादा चौंकाया, वो बांसुरी स्वराज का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की वकील, बीजेपी की नेता, वारविक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी बांसुरी स्वराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो टिकट देते समय 6 लोगों को बदल दिया गया, माना यह कि बीजेपी को इस बात का डर है कि पुराने चेहरों के साथ हम उतरते हैं तो हार का खतरा है। बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ पर टिकट कटते नहीं हैं, टिकट मिलते हैं और पद नहीं होते, दायित्व होते हैं। जब तक आपको एक दायित्व निभाने के लिए अवसर दिया जाता है, आप उसको पूरी निष्ठा से निभाते हैं। यदि वो दायित्व किसी और को सौंप दिया जाता है तो आप मार्गदर्शन करते हैं ताकि नया उस दायित्व को भी पूरी निष्ठा से निभा पाए। बस वही हुआ है। कितनी बारीकी से आपने कल शब्दों के हेर फेर से अपनी बात ठीक से रख दी है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि देखिए इसमें एक मुझे लगता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई नहीं कह रहा कि किसी भी कार्यकर्ता के राजनीतिक जीवन पर पटाक्षेप हुआ है। हो सकता है पार्टी ने कोई बेहतर और दूसरी भूमिका सोच रखी हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बार मिलकर के दिल्ली में लड़ रही हैं, और ये एक जोखिम है बीजेपी के सामने कि अगर पुराने चेहरों के साथ हम लड़ते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर सकता है और दोनों का वोट मिल करके, हालांकि पिछले चुनाव के लिहाज से नहीं, पिछले चुनाव में तो वोट आपका बहुत ज़्यादा रहा, दोनों का जोड़ करके बराबर नहीं होता है, लेकिन एक जोखिम यह माना जाता रहा। जी, जोखिम नहीं है, बहुत विनम्रता से कहूँगी, किसी प्रकार का जोखिम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये स्वार्थ की धुरी पे टिका हुआ गठबंधन है। और कहीं ना कहीं आपको भी याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वे अपने बच्चों की शपथ खाते हैं, वे कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आज उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न करा है। इससे कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का उन पर से भरोसा उठा है। और जैसे मैंने कहा कि ये स्वार्थ पर टिका हुआ गठबंधन है। आप ये देखिए, एक समय था जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक काले कलर की डायरी झलकाया करते थे और उसमें 500 करोड़ का करप्शन क्लब का बखान करते थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं का नाम लिखा था। आज के दिन आम आदमी पार्टी जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ऐसी पार्टी जो चुनी गई थी एंटी करप्शन प्लैंक पर, लेकिन शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, क्लासरूम घोटाला, घटिया दवाइयों का घोटाला, फर्जी टेस्ट का घोटाला, एक लंबी श्रृंखला बन गई है। ऐसा लगता है जैसे उसी 500 करोड़ के करप्शन क्लब की मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आम आदमी पार्टी ने अचीव कर ली है। ये दोनों एक दूसरे की परछाई बन गई हैं और जनता इनके भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा त्रस्त है और ये भी देख रही है कि ये गठबंधन ही ठगबंधन है। इसमें किसी भी प्रकार का ना तो मुद्दों का समन्वय है, ना इन पर विचारधारा का समन्वय है। हाल ही में इन्होंने एक रैली करी, उसमें आप देखिए आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ये रैली जो है ये उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके अरेस्ट के विरोध में करी, लेकिन कांग्रेस ने आते ही कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति विशेष के लिए रैली नहीं है, ये पूरे के पूरी इंडिया अलायंस के लिए है। तो अगर आप में समन्वय रैली की वजह तक पे नहीं बन सकता तो आपका कैसा गठबंधन है? ये तो ठगबंधन है। आप खुद को भी ठग रहे हैं, आपने अलायंस पार्टनर को भी ठग रहे हैं। लेकिन जो आप कहती हैं आम आदमी पार्टी ठीक इसके उलट आपकी काट रखती है। आप कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कसम खा करके जो बातें नहीं करने को कहा था, तमाम बातें उन्होंने वही की हैं। जी। जिसके विरोध में वो खड़ा हुए, आज उसके साथ ही आप कहती हैं।
लेकिन आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर हमको फंसाने और हमको बदनाम करने की एक बड़ी सोची समझी साजिश है बीजेपी की। निराधार आरोप है, बिल्कुल निराधार आरोप है। ये जो गठबंधन इन्होंने करा है, ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है इनका, देश बचाओ आंदोलन नहीं है। जितनी भी कार्रवाई हो रही है, ये सारी की सारी भाजपा नहीं करवा रही। आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति, अगर उनको बेल नहीं मिल रही है तो ये कंप्लीटली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन्स का निरादर करा। पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के तहत ये अनिवार्य है, कानूनी तौर पर अनिवार्य है कि अगर आपको समन दिया जाए तो आपको जाकर जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना है। यदि आप नहीं होते हैं तो आप सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी के तहत एक नया ऑफेंस अपने खिलाफ क्रिएट कर देते हैं। जब 9 समन्स का इतनी उद्दंडता से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निरादर करा, तो उन्होंने विवश कर दिया ईडी को कि वो आकर इनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। उसी तरह जैसे हेमंत सोरेन जी ने विवश कर दिया जांच एजेंसियों को कि वो आकर इनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। दूसरी तरफ आप ये देखिए, मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई है क्योंकि कोर्ट ने कहा है, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस करप्शन का इन आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध जांच एजेंसियों ने पेश कर दिया। वहाँ से एक अंतर है, हेमंत के केस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अभी संजय सिंह की जमानत हो गई और संजय सिंह की जमानत के समय संजय सिंह के वकील ने कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, मनी ट्रेल मिल नहीं रहा है, जितना इंट्रोगेशन करना था आपने कर लिया है, तो आपको ज़मानत देने में क्या दिक्कत है। कोर्ट ने भी यही बात कही, ज़मानत उनको मिल गई। अरविंद केजरीवाल और मनीष के साथ भी कमोबेश वैसा ही है, मनी ट्रेल नहीं है, सबूत नहीं है, इंट्रोगेशन। हाँ, तो फिर कैसा है? ऐसा नहीं। पहले मैं मनीष सिसोदिया जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करती हूँ। देखिए, मैं वकील के तौर पे बोल रही हूँ, मैं ईडी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। जितना मेरी कानूनी नॉलेज है उसके हिसाब से आप बता दें। मनीष सिसोदिया जी का जब बेल रिजेक्शन का आप ऑर्डर देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि वो एक बहुत की फिगर थे, जिसमें से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए, जो गोवा के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में वो पैसा इस्तेमाल हुआ। उसी तरह विटनेसेस ने नाम लिया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिसके कारण जांच एजेंसियां उनको लेके गई हैं। और आप एक बात भूल रहे हैं, जब इंटरिम एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में आर्ग्यू हो रही थी केजरीवाल जी की, तो तब कोर्ट ने इनकार करा इंटरिम प्रोटेक्शन देने से पहले। उन्होंने पहले पूरी की पूरी एविडेंस देखी चेंबर्स में, पूरी फाइल देखने के बाद इनकार करा। अभी भी जब इनकी जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड हुई है, तब भी कोर्ट ने पूरी फाइल देखकर इनको ये बोला कि नहीं, दिस इज अ फिट केस फॉर कस्टडी। अब आते हैं संजय सिंह जी की बेल पे। संजय सिंह जी की बेल के 2 पहलू हैं। एक, ईडी ने वहां पर कंसीड करके ये बोला है कि अभी हमें इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत नहीं है, बेल हुई है लेकिन अभी भी केस में अभियुक्त है। और दूसरी बात, बहुत विनम्रता से कहूंगी, हमारी बात सच हो गई ना। हमेशा ये जो आरोप लगता था कि ईडी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, और हम कहते थे कि ईडी जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी है, भाजपा के इन्फ्लुएंस में थोड़ी कंसीड करा है। अगर उन्होंने आकर कोर्ट में ये बोल दिया कि हमें कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत नहीं है, और कोर्ट ने आज बात, उन्होंने बेल दे दी, इसका बिल्कुल अर्थ है कि भाजपा ईडी को कंट्रोल नहीं कर रही है। यानी फिर से मैं कहूंगी कि विपक्ष का आरोप निराधार है। लेकिन कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि संजय सिंह को जानबूझ करके छोड़ दिया गया है ताकि आम आदमी पार्टी के भीतर एक अलग फाड़ तैयार की जा सके। मुझे भी इन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट से मिलना है, बहुत दिलचस्प रूमर उड़ा रहे हैं। मैं आपको बस ये कहूंगी कि मैं एक वकील हूँ, तथ्यों पे बात करती हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जो अपनी ज़रा खुद वो कर रहे थे, तो जो बातें उन्होंने कहीं, आपने भी सुना होगा कि 4 दफ़ा नाम आया। दिनेश अरोड़ा 9 महीने तक उस आदमी ने कभी कुछ नहीं कहा, आप बाद में आकर के आपने दबाव में उससे नाम दिलवा लिया, वहाँ मेरा नाम आता है। मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं था, मेरे खिलाफ कोई चार्ज बनता नहीं है, फिर भी मुझे गिरफ्तार किया गया। मैं ईडी की वकील नहीं हूँ, इस पर मैं किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हूँ। जो भी उन्होंने बोला है, अब उन्होंने तो जांच का रुख आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज की तरफ भी करा है। कोर्ट इस पर जो भी
आदेश देगा सारे के सारे तथ्य और सबूत देकर, इसमें केवल और केवल ये कंप्लीटली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। मैं इस पे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं ईडी की वकील नहीं हूँ। मास्टर अभी आपने आतिशी सौरभ का नाम लिया, हालांकि सीबीआई की जांच में भी उन्होंने ये बात कही थी, इस बार भी उन्होंने कहा है। आतिशी जो कह रही हैं वो एक गंभीर सवाल है उनकी तरफ से कि मुझे फ़ोन आता है, कहा जाता है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, अगर शामिल हो जाएंगी तो आपका करियर अच्छा रहेगा, नहीं तो आप और सौरभ दोनों को महीने भर के भीतर जेल हो जाएगी, यानी कि मिल जाइए नहीं तो मिट जाइए। ऐसे मनगढ़ंत आरोप तो वो लगाती रहती हैं और कभी भी नाम उजागर नहीं करती हैं। मैं तो चैलेंज करती हूँ कि आइए नाम उजागर करिए। देखिए, आपको याद होगा ये जो ऑपरेशन लोटस ये हमेशा बोलते हैं। पिछली बार जब इन्होंने ऐसे मनगढ़ंत झूठ बोले थे, तब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में जाकर पुलिस में कंप्लेंट करी थी और ये कहा था कि इन आरोपों की जांच करिए, यदि है हमारा कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व तो उसकी भी जांच करिए। तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जांच पे नहीं जुड़े, आतिशी जी भी जांच में नहीं जुड़ी। शूट एंड स्कूट इनकी पुरानी तो पॉलिसी है। बीजेपी केस नहीं दर्ज, क्यों नहीं दर्ज कराती? हमने डेफेमेशन नोटिस भेजा है आतिशी जी को, कल चला गया। एक सवाल है, चूंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव है और आपके दोनों ओपोनेंट्स मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जी। बीजेपी दिल्ली में अपनी सातों सीटें जैसे 2014-2019 में जीती हैं, उसको जीतने के लिए कितनी आश्वस्त है, अगर है भी तो उसका आधार क्या है, कारण क्या है, कैसे जीत सकती है? पूरी तरह आश्वस्त हूँ। जानती हूँ कि दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भाजपा की झोली में डालेगी और इसका कारण है, एक मोदी जी की लोकप्रियता और दूसरी मोदी जी की गारंटी पे जनता का अगाध विश्वास, क्योंकि मोदी जी की गारंटी से भी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। आप आइएगा मेरे साथ कैंपेन ट्रेल पे, मुझे 28 या 29 दिन हो गए हैं 2 मार्च से। आइएगा कभी, देखिएगा जनता का अगाध विश्वास है जो आशीर्वाद बनकर बरस रहा है। क्योंकि मैं कहूंगी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा हैं। जो जो कहा वो किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, 33% आरक्षण महिला शक्ति को दिया उन्होंने विधानसभा और पार्लियामेंट में। धारा 370 हटाई, सीएए लेकर आए, भव्य राम मंदिर का निर्माण करा। जो जो भाजपा के मैनिफेस्टो में वचन लिखे थे सबकी पूर्ति करी। दूसरी तरफ एक विकसित भारत का जो उन्होंने सपना देखा है उसको हकीकत में तब्दील करने के लिए जो जो उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ जनता तक पहुंचा है। आपको याद होगा एक वक्त था जब फाइलें लेकर लोग सरकारी दफ्तर जाते थे, फाइलें ट्रैवल करती थी एक मेज से दूसरी मेज। लेकिन पहली बार हुआ है विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपके दरवाजे में, आपके मोहल्ले में, आपके जेजे क्लस्टर में एक वैन आई है, मोदी की गारंटी की गाड़ी। आपको आधार चाहिए, काउंटर वहीं है। मुद्रा लोन चाहिए, काउंटर वहीं है। पीएम स्वनिधि चाहिए, काउंटर वहीं है। निःशुल्क जांच करवानी है, काउंटर वहीं है। सरकार आपके दरवाजे आ रही है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस जो है वो ये लेकर आ रही है। और मैं जानती हूं कि इसी के कारण 7 में से 7 का रिपोर्ट कार्ड हम लेकर आएंगे। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि इस बार दिल्ली में हार जीत जो है वो दो दलों की हार जीत नहीं है, बल्कि कुछ मजबूत संदेश लोगों के बीच जाता है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि जिस तरीके से उसके नेताओं को फंसाया गया है, जेल भेजा गया है, आम आदमी पार्टी की भाषा में बोल रहा हूं, बिल्कुल। एक सिंपैथी है लोगों की, दिल्ली के लोगों की आम आदमी पार्टी के साथ। अगर ये वोट में कन्वर्ट करता है, नतीजों में जाता है, तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के मुकाबले में दिल्ली के लोगों का अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होना, ये दो स्थितियां पैदा होती हैं कि या तो अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली खड़ी है तो सरकार केंद्र की जो है वो गलत तरीके से लोगों को फंसा रही है, जो बाकी अपोजिशन के लोग कहते हैं। अगर यहाँ बीजेपी जीतती है तो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेरी कार्रवाई जारी रहेगी, पाई पाई वसूल करके लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा, कोई सिंपैथी उसको नहीं फिर है। हाँ कोई सिंपैथी नहीं है, क्षमा करिए व्यवधान डाला, ठीक। पर मैं आपको सच बता रही हूँ कोई सिंपैथी नहीं। मैंने कहा ना कैंपेन ट्रेल पर आइए। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। इसमें 2 बातें हैं। बिल्कुल, एक जो प्रतिबद्धता है मोदी जी की और उनकी सरकार की
कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचारियों पर मेरा प्रहार जो है वो चलता रहेगा। दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि ये जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, ये राजधर्म, राष्ट्रहित और राष्ट्र धर्म तीनों की बलि चढ़ा रहा है गठबंधन धर्म पर। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। संदेश खाली में जो माताओं बहनों के साथ हुआ अनर्थ, उस पर इंडिया अलायंस के गठबंधन के सभी पार्टनर्स चुप थे। उसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ही एक लीडर पर बहुत संगीन आरोप लगाए, पॉक्सो का केस हुआ है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के ही वर्कर की माइनर बच्ची के साथ छेड़खानी करी है। ना कांग्रेस के लीडर्स बोले, ना आम आदमी पार्टी के लीडर्स बोले, यहाँ तक कि वो लीडर आम आदमी पार्टी का अभी तक पार्टी में ही उसको सस्पेंड तक नहीं करा गया है। ये जो चुप्पी इन्होंने साधी है ना, गठबंधन धर्म निभाते निभाते राष्ट्रहित, राजधर्म और राष्ट्र धर्म तीनों की इन्होंने बलि चढ़ाई है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। बनावटी सहानुभूति का एक नैरेटिव आम आदमी पार्टी जरूर प्रयत्न कर रही है बनाने का, लेकिन उसका ग्राउंड पर बिल्कुल असर नहीं। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसी तरह का आरोप वो दल भी लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। दिल्ली में रामलीला मैदान में जो रैली हुई, उसमें उस गठबंधन के जितने भी नेता थे, उन्होंने मुश्किल 3 बातें कही, और मुश्किल नहीं कहूँगा, कुल मिलाकर 3 बातें कही कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश के नागरिक की आज़ादी खतरे में है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये सरकार दोबारा आ जाती है तो ये संविधान बदल देगी और देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पहले तो माफ करेगा, रैली नहीं थी, भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो था। रैली शब्द की परिभाषा आप किसी भी शब्दकोश को उठा के देख लीजिएगा, बिल्कुल रैली नहीं थी। वो वीडियो हम सबने देखा है जहां पर राहुल गांधी जी के उद्बोधन में कुर्सियां एकदम खाली हैं। जनता का जीरो सपोर्ट है इंडिया अलायंस को। और ये जितने भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, कुछ नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई, एक दूसरे का भ्रष्टाचार छुपाने का। जो इन्होंने चोरी कर ली उस पर ये सीना जोरी कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार के आरोप ये लगाते रहते हैं। लोकतंत्र कतई खतरे में नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर विपक्ष के नेता जेल में हैं और अगर उन्हें बेल नहीं मिल रही, इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। बेल मिलना ना मिलना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। तथ्यों को देखकर इस देश की कचहरियां ये फैसला कर रही हैं कि बेल नहीं मिलनी चाहिए, और जहां पर उनको लग रहा है कि बेल मिलनी चाहिए दे रहे हैं ना। तो मैं वही कह रही हूँ, चिट भी मेरी पट भी मेरी कैसा हो सकता है। और ये भी पूछना चाहूंगी, मैं जानती हूँ कि विपक्ष का भाजपा पर भरोसा नहीं है, इस देश की कचहरियों पे तो भरोसा है। आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो आप पर एक आरोप लगाते हैं कि आपने एक ऐसे आदमी की पैरवी की जो भगोड़ा है, और आतिशी का जिक्र मैंने किया था। आतिशी के हवाले से मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। ये गंभीर आरोप नहीं है? जी बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको फिर बताना चाहूँगी, मैं मीडिया में कई बार ये बोल चुकी हूँ, माननीय आतिशी जी और माननीय सोमनाथ भारती जी जब भी मुझ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें, मुझे कॉल कर लें, ऑर्डर्स मैं भेज दूँगी, सारे तथ्य मैं भेज दूँगी। उनकी रिसर्च टीम ना बहुत कमज़ोर है या फिर बहुत आलसी है, उनको गलत तथ्य बताती है। मैं जानती हूँ आप ललित मोदी की बात कर रहे हैं, मेरे सीनियर ने वो केस करा था, मैं 9वें नंबर की जूनियर थी, मैंने कोई पैरवी नहीं करी। और बाकी जो वो केसेस का नाम लेते हैं, वो केसेस में मेरा कोई रोल ही नहीं था, मैं मसीह की वकील थी ही नहीं। जहाँ तक मणिपुर की बात है, दोबारा मैं, वो कहते हैं कि मैं अभियुक्त वकील थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मणिपुर में एक बंगाल में बिल्कुल वैसी ही एक इंसिडेंट हुई थी, जहां पर पंचायत इलेक्शंस में 2 महिला प्रत्याशियों को उसी तरह निर्वस्त्र कर कर उनकी बेइज्जती टीएमसी के वर्कर्स ने करी थी, उनकी तरफ से इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल रही थी। तथ्य देखते नहीं हैं। लेकिन मैं वही कहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष को, आप कीचड़ फैलाते रहिए, मैं कमल खिलाती रहूंगी। संदेश खाली का जिक्र भी आपने किया। संदेश खाली एक बड़ा मामला बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बना दिया है। ये सिर्फ चुनावी है या फिर बीजेपी की मंशा जो महिलाओं के साथ जुड़ करके उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने की रही है, पार्टी जो क्लेम करती है, उसका हिस्सा है? मुझे लगता है कहना कि ये चुनावी मुद्दा है बहुत ही संवेदनहीन बात होगी। आपका विपक्ष यही कहता है?
विपक्ष कोई भी दोषारोपण करे, मुझे लगता है बहुत संवेदनहीन बात होगी। कुछ बातें होती हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। संदेश खाली बहुत संगीन मामला है। संगीन मामला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रताड़ित करने वाला एक राजनीतिक दल है। आप देखिए कितना संगीन आरोप है। माताओं और बहनों को इसको बेआबरू कहाँ करा गया? टीएमसी के दफ्तर में। किसने करा? टीएमसी के वर्कर्स ने, टीएमसी के लीडर ने, संदेश खाली के हैवान शेख शाहजहां ने। और उसके बाद आप देखिए, आई थिंक 53 दिन तक उसकी अरेस्ट नहीं हुई। जब अरेस्ट हुई तो वो अरेस्ट लग रही थी, विक्ट्री का साइन बनाकर वो व्यक्ति जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वीवीआईपी को पुलिस एस्कॉर्ट कर कर लेके जाएगी। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट की कि उन्होंने बार बार अपने ऑर्डर्स में लताड़ा बंगाल सरकार को, तब वो जाग गई है। विपक्ष से यही अनुरोध करूंगी कि कुछ मुद्दे ना राजनीति से ऊपर होते हैं। ऐसा दोषारोपण करने से पहले कभी कभी जरा अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुन लीजिए, शायद आपकी भी आत्मा आपको कचोट रही। इन दिनों सुबह शाम कैसे चलते हैं? चुनाव की तैयारियां हैं, प्रचार में जाती होंगी। सामान्य दिनों की जिंदगी जो होगी उससे कुछ दूसरी जिंदगी हो गई होगी आजकल। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ी अलग ढंग की मेहनत है। मैं कहूँगी कि 24/7 चल रहा है। नींद कम है, कॉफ़ी ज़्यादा है, पर मेहनत करके मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि जनता का सपोर्ट बहुत मिल रहा है और दिल्ली की जनता से जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है उसके लिए मैं उनकी ऋणी हूँ। मैंने सुना है कि बहुत सारे श्लोक आपको याद हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथों के बहुत सारी चौपाइयाँ आपको याद हैं। कृष्ण उपासिका हूँ। उनका गीता का एक श्लोक है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान उस श्लोक में आपको ऐसा आश्वासन दे देते हैं कि उसके बाद आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पापों को माफ कर दूंगा, तू शोक मत कर। मुझे लगता है कि बस ये है ना कि आप अपना कर्म करिए, बाकी सब कुछ कान्हा पे छोड़ दीजिए। लाडली जू श्याम सुंदर देख लेंगे। सुश्रुत शायद आप अच्छा गाती हैं। जी 5 बरस की थी जब माँ ने मुझे 16 पद शिव तांडव स्तोत्र के याद करवाए थे। वो तो बहुत अच्छा गाती थी, बहुत ज्यादा। ये वाला श्लोक भी गीता का जो है ये भी माँ ने ही सिखाया था। मुझे लगता है कृष्ण भक्ति मुझे विरासत में उनसे मिली है एंड आई मस्ट से प्रोबेबली दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट शी हैज गिवन। शिव तांडव के जो पहले 16 पद हैं उन्होंने मुझे कंटेस्ट कराए थे जब मैं 5 बरस की थी, तो वो यदि आप नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्थले गले अवलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम् डमट 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 निनादवट डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवे शिवम्। जटाकटाः संभ्रम भ्रमण्डलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर्द गंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धूरणी निरुद्ध धुरधरापदी क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। आप मैदान में हैं, चुनाव की लड़ाई में हैं, आपके साथ आपकी पार्टी, आपके शुभचिंतकों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। इंडिया न्यूज़ की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।